चलिए आगे देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते। जब इनके पास सामान नहीं उपयुक्त हो पाता, कच्चा माल इनको नहीं मिल पाता, तो रक्त कण का निर्माण भी नहीं कर पाते और इसकी वजह से रक्त की कमी यानी कि खून की कमी हो जाती है। और इन लाल कणों की कमी की वजह से जो रोग होता है उसको एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण होता है पौष्टिक आहार की कमी। मतलब कि खाने पीने में पौष्टिक आहार की जब कमी हो जाती है, जब उपयुक्त संतुलित भोजन की कमी हो जाती है, जब सब सारी चीज़ें हमको हमारे शरीर को नहीं मिल पाती, प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व वगैरह नहीं मिल पाता, तो इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। दीदी अनिल से बताती हैं। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है, क्या है वो? पेट में कीड़ा का हो जाना। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तभी एनीमिया की बीमारी हो सकती है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार से? जो गंदा जल पीने की वजह से और खाद्य पदार्थों के द्वारा। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं और बगैर हाथ धुले खा लिए, या कुछ जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो अच्छे से धुली नहीं है, इसको भी खा लिए, या फल हुआ कुछ भी खा लिए, तो इस तरह की अगर खाने से भी हमको ये कीड़े हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमको कुछ भी खाने से पहले हाथ अच्छे से धुलना चाहिए और साफ़ सफाई से जो चीज़ें रखी हुई होती हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। अतः हाँ, ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। साफ सफाई से जो खाना बना हो हम केवल उसी को खाएं। भोजन करने से पहले पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों के ऊपर जो लार्वे होते हैं वो त्वचा के रास्ते ये जो अंडे होते हैं एक तरह के कीड़े होते हैं जो जिसके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, मतलब कि मिट्टी में पाए जाते हैं। और इन अंडों से जो उत्पन्न निकलता है वो लार्वा होता है, जो हमारे त्वचा के रास्ते स्किन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपने आंत में अपना घर बना लेते हैं। मतलब कि उसी में ये विराजमान हो जाते हैं, मतलब उसी में रहने लगते हैं, अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, इनसे बचने का सबसे आसान उपाय है, क्या है? शौच के लिए हम अब शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इनके लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच खुले में नहीं जाना चाहिए और नंगे पैर इधर से उधर कहीं भी नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। पर वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? अनिल ने पहले ये कहा कि हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके बाद वो पूछता है कि जो रक्त में सफ़ेद कण और लाल कण होते हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं हमारे शरीर में? तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। मतलब कि एक सिपाही की तरह होते हैं, जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की ताकत वो कण जो है उनसे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। वो उनसे लड़ाई करते हैं ताकि बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। फिर तो धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि वो
वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। मतलब कि ये जो कण होते हैं ये एक सिपाही की तरह शरीर की रक्षा करते हैं। जो बीमारियाँ जैसे हमारे ऊपर धावा बोलती है या आक्रमण करती है तो ये उनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, लड़ाई करते हैं। और जहाँ तक प्रयास इनका संभव प्रयास होता है ये उनको मुकाबला करते हैं ताकि वो बीमारी हमारे शरीर को ना पहुँच सके, छू ना सके। फिर है और बीमाणुओं का काम है कि चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। बीमाणुओं का क्या काम है? मतलब कि जहाँ पर चोट लगी रहती है, जब हमें चोट लगती है तो वो जब खून बहता रहता है तो थोड़ी देर के बाद जो जैसे देखिए चोट लग गई है पैर में तो थोड़ी देर के बाद वो खून जम भी जाता है। तो किसकी वजह से जमता है? इसी बीमाणुओं का काम है कि खून को जमा देता है। अगर नहीं जमाता है, अगर ये खून नहीं जमाता है तो खून लगातार बहता रहता है और इस तरह से हमारे शरीर का लगभग खून सारा निकल जाता। इसलिए इनका ये काम है कि ये जहाँ पर चोट लगी रहती है वो उसको बंद करने का, उसको रोकने का काम बीमाणुओं का काम यही है, करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बीमाणु इस जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई हर दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। रक्त के तरल भाग में मतलब जो खून में हमको दिखाई देता है, जो पानी जैसा बहता रहता है, उसमें एक प्लाज्मा होता है जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका मतलब कि रक्त जो कट जाती है जिस जगह उनकी कटी फटी दीवार में जो बगल के जो चमड़े होते हैं उसको पकड़कर एक मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जैसे मकड़ी दीवार पर जाले बुन देती है और यहाँ से वहाँ तक जाती है, उसी तरह इसका काम होता है कि ये जाले बुनती है और जो बीमाणु होते हैं इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से पूरी दीवार में जो दरार होती है उसको भर देते हैं ताकि रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो दीदी बोलती है, हाँ, ऐसे समय पर उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देनी चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर वह बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय भी किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा, मतलब कि अगर जो रक्त उस मरीज़ का है जिसके चोट लगी या जिसका खून बह रहा है, अगर वो रक्त ना मिले, वो ब्लड ना मिले तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? अनिल पूछा। तो दीदी बोलती हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहाँ पर सारे ब्लड एकत्रित रखे जाते हैं। मतलब कि एक ब्लड बैंक का जैसे पैसे रखने के लिए बैंक का निर्माण है, उसी तरह ब्लड बैंक का भी निर्माण किया गया है ताकि यहाँ पर भी किसी तरह का भी ब्लड खून आसानी से मिल सके। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। मतलब कि अगर जैसे किसी को चोट लगी है, उसका रक्त नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले में भी रक्त का दान करना चाहिए ताकि वहाँ पर रक्त मौजूद रहे। अगर किसी और को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से उस ग्रुप का रक्त मिल सके। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा।
तो दीदी बोलती हैं कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। ये प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। मतलब कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और कोई भी आदमी रक्त का दान कर सकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर किसी को रक्तदान करेंगे, ब्लड जो है हम निकाल कर देंगे दूसरे को, तो कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे अगर रक्तदान देने से अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचता है तो ये सबसे बहुत अच्छी बात होती है। यही दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। धन्यवाद।